हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, बढ़िया, सब बढ़िया है। बढ़िया दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। उस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या बोल सकते हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम है, बाकी इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने ये चैप्टर को नेगलेक्ट करा तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं आएगा। मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए ये चैप्टर बेस है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो आप एडमिशन और रिटायरमेंट का बेस नहीं पढ़ पाओगे, समझ लेना। मेरी बातों को ध्यान समझे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, या फिर मैं ये नहीं पढ़ना चाहता, मैं डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट करता हूँ, वहाँ कर लूँगा मैं। देखो, ऐसा मत सोचिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो पूरी पार्टनरशिप, तो एक बात ध्यान देना। मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो ये रहता है कि मैं याले चैप्टर को ना बहुत डिटेल में कराता हूँ, बहुत डिटेल में। मतलब पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो होता है ना इस चैप्टर का, हर एक पॉइंट वो समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर के अंदर? बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? 8 पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन पीएसआर का मीनिंग और कैसे चेंज इन पीएसआर, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे, एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कहते हैं, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट में सीखेंगे। आपको पता है, अगर मैं बात करूं एडमिशन और रिटायरमेंट की, तो एडमिशन और रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहां से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये दोनों, ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज एडमिशन में है और सेम एज इट इज रिटायरमेंट में है। बस फर्क इतना सा है, वहां एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज करनी पड़ती है, और रिटायरमेंट में रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है। मेरी बात समझिए। अगर आप मेरे से पार्टनरशिप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस पे डिटेल में कराऊंगा। जब मैं एडमिशन में आऊंगा तो वहां डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहां बनाना सिखाया आपको, यहां जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाना सिखाऊंगा आपको, मैं वहां पर ये मानते हुए चलूंगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले से बता रखा है चैप्टर नंबर इस पे। इस चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन डिटेल में कराऊंगा, क्या लॉजिक बिहाइंड है, सब कुछ डिटेल में। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, सब डिटेल में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करते हैं, सब डिटेल में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का, डिटेल में। रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा होता है, डिटेल में। रिजर्व के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसको WCR कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व IFR कहते हैं। ये 2 रिजर्व एडमिशन में भी एज इट इज आएंगे, रिटायरमेंट भी ऐसे आएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम एडमिशन सेम रिटायरमेंट में एज इट इज है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एडमिशन सेम रिटायरमेंट में ऐसी ही है। बैलेंस शीट सेम एज इट इज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में डिफरेंस है, उसके केसेस है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरे से पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो अलग बात, तो ध्यान से पढ़े इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में मैं कराऊंगा, जब मैं एडमिशन चालू करूंगा उसको मैं खींचते हुए ले जाऊंगा। जो जो नए नए कंसेप्ट है, जो जो पुराने कंसेप्ट, उसका बेस नहीं बताऊंगा, सीधा बोलूंगा कि वहां पर पढ़ाया था वही एज इट इज कॉपी है। सीधा क्वेश्चन पे पढ़ूंगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर को नेगलेक्ट मत करिएगा अगर आप मेरे से पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो फिर अलग बात है, फिर आप जैसे मर्जी पढ़िए, मुझे कोई मतलब नहीं। बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता दिया है कि यहां पर ये 8 जो कॉन्सेप्ट है, इस 8 में से 6 कॉन्सेप्ट एडमिशन में भी आएंगे एज इट इज, और 6 कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में आएंगे। फर्स्ट फर्क इतना सा होगा, एडमिशन करते टाइम ये 6 कॉन्सेप्ट को एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, रिटायरमेंट करते टाइम ये 6 कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। लॉजिक पूरा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो यहां डिटेल में कराऊंगा, फिर आगे डिटेल में नहीं कराऊंगा। आगे तो सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, कैसे बनता है। कृपया करके इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में करिए। मैं चाहता तो ये सारे चीज मैं एडमिशन में करा सकता था, पर नहीं, जो बेस पहले बनाना होता है वो बेस एडमिशन में नहीं बनता। बेस पहले क्योंकि एडमिशन में काफी नई बातें हुई और आएंगी, तो यहां समझाऊं ये चीज एडमिशन में समझाता, नई बातें में समझाता तो बर्डन पड़ता है। ये चीज अलग से समझाना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन में जो नई बातें आती है इसके एड ऑन कराना पड़ता है, तब एडमिशन कंप्लीट होता है। और एडमिशन रिटायरमेंट टफेस्ट माना जाता है वो चैप्टर। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आपको ये चैप्टर ढंग से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आओ आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे 6 के 6 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, और मैं बहुत जल्दी आपको एक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। सबसे पहले समझेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में ये 3 कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लें।
उसके बाद अगली क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और इस तरीके से मैं आपको जल्दी करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरा पर्पस यह है कि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना, बहुत जल्दी कराना, जिससे आप इजीली अच्छे नंबर गेन कर सको। अब आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करा दिया और क्या क्या रह गया है अभी बाकी में। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों ये पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन? पहले बात, जब आप ये चैप्टर की हेडिंग डालेंगे अपने पेज में, नई पेज में, तो ये सारे टॉपिक आपको लिखने हैं, इसमें पता चलेगा। देखो एडमिशन कैपिटल, रिटायरमेंट, एडजस्टमेंट दोनों में आएगा। यहां मतलब बताऊंगा, देखो एक होता है ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते कैसे, एक होता है मतलब कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है, दोनों में फर्क है। पहले आपको मतलब समझाया जाएगा तब ट्रीटमेंट होती है ना दोस्तों। तो यहां पर डायरेक्टली ट्रीटमेंट होना होगी, तो यहां पर वो मतलब समझाया जाएगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते किसे है, करना कैसे वो तो करेंगे ही, पर कहते किसे ये समझाना इंपॉर्टेंट होता है। इन कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे मेरे साथ साथ। देखेंगे सर, पहला पॉइंट लिखना, मैंने कहा मेरे नोट्स बड़े बेनिफिशियल होते हैं समझने के लिए, तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट लिखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और दोस्तों जब मैं आपको कौन सा पढ़ाता हूं ना, तो पूरी जी जान लगा देता हूं, ये नहीं सोचता कि टाइम कितना लग रहा है। कौन सा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बड़ी फास्ट तरीके से करा, तो मेरा कुछ इस तरीके से पढ़ाने का तरीका कि कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा दो, फिर जब क्वेश्चन करो तो कॉन्सेप्ट तो सिखा ही दिया है, तो क्वेश्चन को भी इजिली जल्दी जल्दी करवाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या आप कह सकते हो डीड, डिफाइन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप, डिफाइन द टर्म ऑफ रिलेशनशिप among the partner, and whenever there is a change, and whenever there is a change, whenever there is a change in the agreement या फिर deed is known as reconstitution of partnership। इसको हम reconstitution of partnership कहते हैं। थ्योरी है दोस्तों ये, और पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो कि जिसमें थ्योरी के साथ साथ कौन सा समझाने में बड़ा मजा आता है। देखो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, और पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बताता है। पार्टनर्स लिख लो, मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था पार्टनरशिप के कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है। वो डीड हमें बताता है कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या है, आप प्रॉफिट में से कितना हिस्सा ले जाओगे और मैं प्रॉफिट में से कितना हिस्सा ले जाऊंगा, हम दोनों पार्टनर है और हम दोनों मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। मैं कितना हिस्सा ले जाऊंगा, आप कितना हिस्सा ले जाओगे, लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, अगर किसी को कमीशन मिला तो कितना मिलेगा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना परसेंट कैपिटल इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा। पार्टनरशिप डीड दोस्तों ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। और जब कभी भी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में कोई चेंजमेंट आता है, उस चेंज को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड मैंने बनाई, पहले हमारा जो रेशियो था वो 3:2 था, मतलब 3/5 मैं हिस्सा ले लूंगा और 2/5 आपका रहेगा प्रॉफिट में से। अब हमने अपने प्रॉफिट का जो रेशियो था उसको अब चेंज कर दिया, तो मतलब हमने अपनी डीड में कुछ चेंज किया। दोस्तों जब हम अपनी डीड में कुछ चेंज करते हैं, उस चेंज को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसको क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, तो आप कहना जब भी कभी पार्टनरशिप डीड या फिर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह सकते हो, मतलब एक ही है। जब भी कभी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में कोई चेंज करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया,
रेट, इंटरेस्ट रेट बदल दिया है, लोन का इंटरेस्ट रेट बदल दिया है, सैलरी बदल दी, कमीशन का रेट चीज अमाउंट बदल दिया। जब भी कभी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, उस चेंज को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उस चेंज को क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यही कॉन्सेप्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड एनी चेंज in the existing any change in the existing agreement of partnership, existing agreement of partnership, any change in the existing agreement of partnership is reconstitution of partnership। अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से चला आ रहा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर उसके अंदर कोई चेंज किया जाता है तो हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप बोल लो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोल लो। मतलब इस केस के अंदर क्या होगा? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स इनटू एंड, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अब खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स इनटू एंड, कम्स इनटू एन एंड, and new agreement and new agreement come into existence, and new agreement come into existence, firms continue, firms remain continue। मतलब क्या है? देखो, पार्टनरशिप डीड के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो जाएगी, फर्म तो कंटिन्यू चलती रहेगी। देखो, फर्म और पार्टनरशिप डीड में बहुत फर्क है। फर्म मतलब बिजनेस, और पार्टनरशिप डीड मतलब बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है। हम दोनों एक पार्टनर है और हमारे बीच का जो एग्रीमेंट होगा उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो एग्जिस्टिंग चल रही है, अगर इसमें हमने कोई चेंजमेंट करा तो पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर नई बन जाएगी। तो पार्टनरशिप डीड खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि फर्म का खत्म हो जाना, बिजनेस का खत्म हो जाना। बिजनेस तो चलता रहेगा जैसे चल रहा था। पार्टनरशिप डीड जो बिजनेस के अंदर थी वो नई बनेगी और पुरानी खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा? मतलब अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो समझ लेना किस किस वजह से डीड में चेंजमेंट आएगा। अगर मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो समझ लेना है कि मेरा कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ा। उसी को तो कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट को चेंज करना। तो रीजन समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसमें एग्रीमेंट को हमें चेंज करना पड़ा। फॉलोइंग इवेंट्स फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। नीचे दिए गए इवेंट्स अगर हो गए, नीचे दिए गई घटना, इवेंट्स मतलब क्या होता है दोस्त? घटना। नीचे दिए गई अगर इवेंट्स हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। देखो, पहला होता है किस किस वजह से। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब कौन कौन से ऐसा रीजन है, कौन कौन सा ऐसा इवेंट है जब आपको अपने पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ा, पुरानी खत्म करके नई बनानी पड़ी। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी खत्म करके पार्टनरशिप डीड जब नई बनाते तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और कौन कौन सी ऐसी वजह होता है? जब पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज इन पीएसआर कर रहा हो। पुराने पार्टनर के पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जैसे 3:2 था, अब उसको चेंज करके न्यू कर दिया। मतलब ओल्ड रेशियो जो था, मान लेते हैं वो 3:2 था, मतलब पहले 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता था, और अब जो न्यू रेशियो रखना चाहते हैं वो 1:1 करना चाहते हैं, अब इक्वली करना चाहते हैं। तो ओल्ड से न्यू में चेंज करने के लिए आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है, एडमिशन के केस के अंदर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग, पहले हम दोनों पार्टनर थे, हमारा प्रॉफिट सेम, हम जितना ही प्रॉफिट कमाते थे दो जने बांटते थे। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अब वही प्रॉफिट 3 जगह में बटेगा।
पहले जो प्रॉफिट, पहले दो पार्टनर थे, कोई प्रॉफिट कमाते थे तो दो पार्टनर बढ़ता था। अब जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो अब वो प्रॉफिट अब तीन जनों में बढ़ने लगेगा। तो अब हमारे को पार्टनरशिप चेंज करनी पड़ेगी और नए पार्टनर को भी उस रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। तो एडमिशन के केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। रिटायरमेंट के केस के अंदर भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का आप एडमिशन कर रहे हो या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। भाई अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लो हम तीन पार्टनर थे, पहले प्रॉफिट तीन में बढ़ता था, अब एक पार्टनर जाएगा, अब प्रॉफिट कितने बढ़ेगा, दो में। तो पहले 3:2:1 था, अब वो चले गया तो उसका तो रेशियो गया। अब जो प्रॉफिट होगा हम दो जने बांटेंगे, तो दो जने बांटेंगे तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेट करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों जब भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई बनाते हैं तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप पुराना से चेंज कर रहे हो, कोई एडमिट नहीं हुआ, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, बस अपना जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको हटाकर हम न्यू करना चाहते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एडमिशन आएगा, एडमिशन होगा पार्टनर का तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब डीड चेंज हो जाएगी। रिटायरमेंट होगा तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा। चौथा, डेथ होगा तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस के अंदर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और लास्ट में अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म, टू और मोर फर्म। सर अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है दोस्तों, जब दो फर्म मिलकर, मान लो एक आपकी फर्म है, आपकी फर्म में दो पार्टनर है, और एक मेरी फर्म है, मेरे फर्म में दो पार्टनर है, हम दोनों मिलकर अब बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर अब बिजनेस कर रहे हैं। तो आपकी फर्म के दो पार्टनर, मेरी फर्म के दो पार्टनर, हम दोनों ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके हम अपना एक नया बिजनेस खोल रहे हैं। अमलगमेशन के बहुत सारे पार्ट है, एक बेसिक बातें बताते हैं। हम दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर अब काम करने लग जाती है तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। अब आपकी फर्म के दो पार्टनर और मेरी फर्म के दो पार्टनर, अब एक फर्म हो गई, दोनों मिला दिया। जब एक फर्म होगी तो हम चार पार्टनर हो गए। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो चार जनों में बटेगा। पहले अलग प्रॉफिट होता, अलग दो जनों में बढ़ता था आपका प्रॉफिट, हमारा भी दो जनों में बढ़ता था, मिल गए, अब वही प्रॉफिट चार जनों में बटेगा। अब भी पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ेगी हमें, और जब जब मैं पार्टनरशिप डीड चेंज करूंगा तब तक मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। क्या क्लियर है या नहीं है? तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें डीड को चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी सारी कैलकुलेशन होती है दोबारा से। तो आज मैं चेंज इन पीएसआर चैप्टर का नाम इसलिए पढ़ा दोस्तों, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने लिखा था चैप्टर का नाम चेंज इन पीएसआर। तो अब हम कर रहे हैं कि हम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं ना, पहले इवेंट को लेकर कर रहे हैं कि अगर पुराना एग्रीमेंट चेंज होकर नया एग्रीमेंट आता है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज था, पहले 3:2 में बांटते थे प्रॉफिट को, अब नया करके 1:1 में बांट रहे हैं। तो इस केस के अंदर आप मुझे बताओ कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग गेनिंग होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसा होगा, रिवैल्यूएशन एसेट कैसे होगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये सभी चीजें दोबारा सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं हमारी पार्टनरशिप है, आप और आपकी और मेरी मिलकर हम पार्टनर है और पार्टनरशिप है हमारी, तो हमारी पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पहले हमारा 3:2 का रेशियो था, अब हम इक्वली रेशियो करना चाहते हैं। जैसे ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करा, चेंज करते ही दोस्तों क्या हुआ, अब मुझे दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज पर न्यू पीएसआर, दोबारा से एसेट का रिवैल्यूएशन करेगा, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट भी अब नई पीएसआर के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें है। तो अभी मैं पहला इवेंट लेकर आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करा जाएगा, किस तरीके से रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करा जाएगा, किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करा जाएगा, किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, किस तरीके से कैपिटल का ट्रीटमेंट करा जाएगा। और जब मैं एडमिशन करूंगा तो वही 6 बातें दोबारा सीखेंगे एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब मैं रिटायरमेंट करूंगा वही 6 बातें दोबारा सीखेंगे रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सीखना हमें सेम चीज है पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते जाना है। पहले अभी हम सीख रहे हैं चेंज इन पीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम सीखेंगे अगली बार एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सीखेंगे रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तरीके से चलेगा ये। क्लियर है? इसलिए कह रहा हूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में 6 ऐसे टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ने हैं एडमिशन रिटायरमेंट में। बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना है, बस वही एक्स्ट्रा समझाना है, बाकी सब तो सेम है। और इस तरीके से मेरा पहला टॉपिक खत्म हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपसे कोई पूछे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है तो आप बता देना, जब पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होकर नया एग्रीमेंट बनता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह होती है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, अमलगमेशन होना। तो इस तरीके से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है।
अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि मीनिंग बताओ कि चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या है। निकालते कैसे वो नहीं दोस्त, मतलब क्या है, मीनिंग, वो ही समझाना का इंपॉर्टेंट होता है। इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं कि मतलब सीखेंगे। आओ सर, हैंड डालेंगे, नहीं सेकंड हैंड डालेंगे, लिखेंगे मीनिंग ऑफ चेंज इन पीएसआर, मीनिंग ऑफ चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आओ सर एक एग्जांपल के पॉइंट से समझाता हूं कि इस चेंज का मतलब क्या होता है। जरा आप ध्यान देना, मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है जिनका रेशियो पहले 3:2 हुआ करता था। इसका मतलब है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो 3:2 केस में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का, मान लेते हैं फर्म को क्या हुआ प्रॉफिट 50,000 रुपए का। अब ये 50,000 का जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को अब किस तरीके से बांटा जाएगा, 50,000 में ए के हिस्से का कितना आएगा और बी का हिस्से का कितना आएगा। तो भैया ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, हमने कहा देखो 50,000 प्रॉफिट है और जो ए का शेयर है वो 3/3 + 2 कितना हो गया 5, तो 3/5, हर 5 में से तीसरा हिस्सा किसका होगा ए का, और हर 5 में से दूसरा हिस्सा किसका होगा बी का। तो मैंने कहा बताओ कितना आया, तो आपने कहा सर 30,000 रुपए आया। अच्छा, और बी का शेयर बता दो कितना आएगा। अब सर 50,000 में से अगर 30,000 चले गया ए को तो 20,000 बच गया, तो 20,000 बी का होगा। निकाल लेंगे कैसे भाई, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बी का हिस्सा है और डिवाइडेड बाय 5, दोनों को जोड़कर। ये मैं आपको कैलकुलेशन पहले भी सिखा चुका। 50,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20,000। अच्छा, कैलकुलेटर करने की क्या जरूरत थी। मतलब आप ये विजुअलाइज करो, आप सोचो खुद ही। ये मेरा एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड थी, ये मेरा एग्जिस्टिंग था कि पहले मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मेरा पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो ये था, ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। अब ए और बी ने अपनी पार्टनरशिप डीड को चेंज करा और अब न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई, और न्यू पार्टनरशिप डीड में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दोस्तों, किसका, ए का और बी का, अब उन्होंने कर दिया 1:1। 1:1 का मतलब कर दिया इन्होंने इक्वल। इक्वल करने से क्या हुआ, सेम प्रॉफिट हुआ इस साल भी। मान लेते हैं कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 50,000 हुआ, सेम 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो पहले कितना कैसे बांटते थे, 3:2 की रेशियो में। अब इन्होंने चेंज करके क्या करा, हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। अगर पुराने पार्टनर में कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं हुआ, पार्टनर सेम है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करा है, तो क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि अब जो नया शेयर आया ए 1:1, उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा 1/2 है ना, आधा ए का होगा आधा बी का होगा। तो 25,000 ए का हुआ और 25,000 बी का हुआ, क्योंकि उसका भी आधा ही निकालेंगे। 1:1 का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांटेंगे। तो 50,000, इसका हिस्सा 1 है, 1/2 दैट्स कॉल्ड 25,000। तो फर्क क्या पड़ा, एग्जिस्टिंग पीएसआर और न्यू पीएसआर में दिखा क्या आपको, क्या चेंज आया। चेंज देखो, चेंज ये आया कि अगर आप चेंज देखेंगे तो देखो 30,000 रुपए पहले अगर एग्जिस्टिंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो एक के हिस्से में 50,000 का अगर प्रॉफिट होता तो एक के हिस्से में 30,000 आते। अब न्यू के हिसाब से एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं बताओ, न्यू के हिसाब से एक के हिस्से में 25 आ रहे हैं। तो बताओ नए पीएसआर को लेकर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, तो बताओ ए का शेयर और प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया, सर घट गया। तो जो चेंज आया, जो चेंज आया ए के हिस्से में वो डिक्रीज चेंज आया। क्या आया, डिक्रीज चेंज आया। और सेम अगर बात करूं किसकी, सेम अगर बात करूं बी की, तो पहले 50,000 में बी को 20,000 मिलता था, अब वही 50,000 में बी को क्या मिल रहा है, बी को 25,000 मिल रहा है। तो इसकी चेंज में क्या आया, इसका भी चेंज हो गया। पहले ये 20,000 कमाता था प्रॉफिट 50,000 में से, अब ये 25,000 कमाने लगा, तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया 50,000 से इंक्रीज हो गया, और इसका प्रॉफिट क्या हुआ 5,000 से डिक्रीज हो गया। तो दोस्तों यही मतलब होता है चेंज का। चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट घट जाएगा। मीनिंग ऑफ चेंज इन पीएसआर, यही होता है चेंज इन पीएसआर का मतलब। तो अगर आपसे पूछे कि भाई चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है, तो आप कहना चेंज इन पीएसआर का मतलब है इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ
वन और मोर पार्टनर एंड डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर। भाई अभी तो मैंने मान लो 2 पार्टनर लिए, हो सकते हैं 4 पार्टनर हो, तो एक से ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए। एक का बढ़ेगा एक का घटेगा, इसको कहते हैं चेंज। ठीक है सर, तो चेंज इन पीएसआर का मतलब है, लिखना जरा, चेंज इन पीएसआर मींस change in PSR means change in profit sharing ratio means profit share of one or more partner will increase and another profit share नहीं another partner profit share will decrease, तो बस दोस्तों चेंज का मतलब तो यही होता है। तो अगर आपसे कहीं बात कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर की, तो सिंपल मतलब ये है कि दोस्तों चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ेगा और एक या एक से ज्यादा पार्टनर का प्रॉफिट घट जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब होता है चेंज। प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है सर, मतलब समझ में आ गया चेंज का मतलब समझ में आया, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, यही था चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या था, यही था, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखो, पहले मैंने बताया मीनिंग क्या होता है चेंज इन पीएसआर का, समझा दिया, मीनिंग क्लियर हो गया। अब समझते हैं डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है तीसरा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। यही कॉन्सेप्ट है जो तीन जो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, अगली बार से कोई कॉन्सेप्ट जल्दी खत्म नहीं होगा। डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, तो भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है क्या, पर्पसली मेनली है क्या? तो सेम क्वेश्चन लेते हैं अब वाला कि भाई एग्जिस्टिंग सिनेरियो में देखा था हमने, एग्जिस्टिंग की बात करें कि भाई ए और जो बी का शेयर था वो 3:2 था। ए और बी का क्या शेयर था, वो 3:2 था। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था भैया 50,000 रुपए। तो ए के हिस्से में कितना आया था, ए का शेयर कितना बना था, ए का शेयर बना था 30,000 एंड बी का शेयर जो बना था वो 20,000 बना था। ये तो हमने निकाला ना, निकालने का तरीका समझ में आया ना। ओल्ड आपको गिवन था ओल्ड रेशियो, इसको हम आज के बाद कहेंगे ओल्ड रेशियो। क्या कहेंगे, ओल्ड रेशियो, जो पहले था। निकाला कैसे, ओल्ड रेशियो को एक पहले ए का शेयर निकाला, फिर बी का शेयर निकाल के। और अगर हम न्यू की बात करें, न्यू जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें ए और बी का जो रेशियो था वो था 1:1। ए और बी का जो रेशियो था वो क्या था दोस्त, 1:1। आज के बाद इसको नाम देंगे न्यू रेशियो। क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मतलब समझ में आया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का मतलब समझ में आया दोस्त, समझ में आ गया कि पहले क्या हुआ करता था, पहले का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या था पीएसआर का, और अब इन्होंने क्या कर दिया। बस ये है ओल्ड रेशियो और ये हो गई न्यू रेशियो। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा हर बार। ठीक, न्यू रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट किस तरीके था, मैंने कहा अभी भी मेरा प्रॉफिट 50,000 हुआ और 50,000 हुआ, तो ए का जो शेयर आया इस बार हिस्सा वो 30,000 आया, ओ सॉरी 25,000 आया ए का शेयर, और बी का शेयर कितना आया दोस्त, और बी के हिस्से में आया 25,000। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं ए के शेयर के, ए के ओल्ड और ए के न्यू को कंपेयर करूं, तो ए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। आप सामने देखिए, ए पहले 50,000 रुपए में से 30,000 कमाता था, अब न्यू रेशियो के हिसाब से ए 50 में से ए को 25 ही मिल रहा है। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ए अपने हिस्से को सेक्रीफाइस कर रहा है चेंज करने की वजह से।
ए कह रहा है दोस्त, आप मान लो ए है और मैं बी हूं, मैंने कहा चलो यार क्यों ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया जाए। आपने कहा ठीक है सर चेंज कर देंगे। चेंज करने से आपने मुझे एक सलाह दी, आपने कहा सर ठीक है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो चेंज करने से जो लॉस मुझे होगा वो लॉस की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। मतलब वो आगे समझाऊंगा भरपाई क्या होगी, पहले आप ये समझो चेंज क्या, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। अच्छा सबसे पहले समझो, आप ए हो मैं बी हूं, पहले 50,000 रुपए में से आप 30,000 कमाते थे, मैं 20 कमाता था। अब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की डिसाइड करा और अब हमने 3:2 की जगह 1:1 कर दिया। अब अगर 50,000 का प्रॉफिट होगा तो 25 आप कमाओगे, 25 मैं कमाऊंगा। तो देखा जाए तो ओल्ड रेशियो की चेंज करने की वजह से आपको 5,000 का लॉस हो गया ए को, और बी को 5,000 का बेनिफिट हो गया। तो ए जो पहले 30,000 कमाता था हर 50 में से, अब ए हर 50 में से 25 कमाएगा न्यू चेंज करने की वजह से। तो चेंज करने की वजह से दोस्तों ए ने क्या करा, चेंज करने की वजह से ए ने सैक्रिफाइस करा अपना हिस्सा, सैक्रिफाइस करा। ए ने क्या करा, अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया ना। और कितना सैक्रिफाइस करा जी, 5,000 रुपए सैक्रिफाइस करा ए ने। और बी ने क्या करा, बी को फायदा हो गया। भाई बी को फायदा हुआ, 20,000 रुपए पहले 50,000 में से 20 मिलता था बी को ओल्ड के हिसाब से, और जब चेंज करा रेशियो तो अब बी को 25,000 मिलने लगा। तो बी ने चेंज की वजह से बी को क्या हुआ, बी को बेनिफिट हो गया, और बेनिफिट कहेंगे गेन हो गया। क्या हो गया, बी को गेन। तो बी ने रेशियो की चेंज होने की वजह से बी को गेन हुआ, और रेशियो के चेंज होने की वजह से ए को सैक्रिफाइस हुआ। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कौन सैक्रिफाइस है कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो आपने कैसे निकाला, आपने सिंपल ये निकाला कि आपने, अगर मैं चाहता हूं कि बताओ सैक्रिफाइस कौन कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आपने कैसे निकाला, आपने कहा देखो सर सिंपल सा सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपने करा कि देखो पहले आपने 30,000 लिए, और इस 30,000 में से जब आपने 25,000 माइनस कर दिए तो आपका 5,000 का सैक्रिफाइस आ जाएगा। यही करा ना आपने। आपने क्या करा, 30,000 क्या था, 30,000 कहां से आया था, ओल्ड रेशियो से आया था, है ना। और जो 25,000 था वो कहां से आया था, न्यू रेशियो से आया था। अगर आपको आंसर पॉजिटिव में लेकर आना है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव में लाने के लिए 30,000 को पहले रखोगे, 25,000 को बाद में रखोगे, यही करोगे ना पॉजिटिव आंसर लाना है तो, ठीक है। और अगर मैंने कहा बताओ ये तो ए को सैक्रिफाइस हुआ, ए ने सैक्रिफाइस करा और कितना करा, 5,000 रुपए का। ए का सैक्रिफाइस कैसे निकाला आपने, अगर आप आंसर पॉजिटिव में लाना चाहते हो, अगर आप आंसर पॉजिटिव में लाना चाहते हो तो बड़े वाले को आगे रखोगे और छोटे वाले को पीछे रखोगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। बी का, बी ने क्या करा दोस्तों, गेन करा है, और बी ने गेन करा है तो क्या, अगर आप आंसर पॉजिटिव में लाना चाहते हो कि बी ने 5,000 का गेन करा है, मैं कह रहा हूं ना बी ने गेन करा है, तो पॉजिटिव आंसर लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को आगे रखना पड़ेगा और छोटे वाले को पीछे रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आपने 25,000 इस बार आगे रखा और 20,000 आपने पीछे रखा, यही करा, तभी 5,000 आया। 25,000 में से 20,000 जाएंगे तो 5,000 बचेगा ना पॉजिटिव का। अगर आप आंसर पॉजिटिव में लाना चाहते हो तो आपका जो बड़ा वाला अमाउंट होगा वो आगे रखा जाएगा और छोटा वाला अमाउंट पीछे रखा जाएगा, है ना। अच्छा बताओ ये 25,000 पे कैसा आया था, ये 25,000 ये रहा, और ये आया था न्यू रेशियो को अप्लाई करने से। तो ये 25,000 जो निकाला हमने न्यू रेशियो को अप्लाई करने से निकाला था, और ये जो 20,000 आया था वो कैसा आया था, ये ओल्ड रेशियो को अप्लाई करने से आया था, ये ओल्ड रेशियो को अप्लाई करने से आया था। तो बस दोस्तों ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो किसने सैक्रिफाइस करा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू। देखो ना, ओल्ड रेशियो में से न्यू माइनस करोगे तब जाकर जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, और आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे सैक्रिफाइस करा है। और अगर आप गेनिंग निकालना चाहते हो, गेनिंग रेशियो, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे, जो आंसर पॉजिटिव आएगा वो गेनिंग होगा। फॉर्मूला बन गया, बड़ा सिंपल सा था, है ना। कुछ करा मैंने, नया फॉर्मूला क्रिएट करा, सिंपल तरीके से क्रिएट कर दिया। बताओ भाई, मुझे बताओ, साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई 30,000 में से 25 जाएंगे तो 5,000 का सैक्रिफाइस करा है, इसे आपको विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये बन गया फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बन गया, सैक्रिफाइस। और मेरा कॉन्सेप्ट का नाम यही था, डिटरमाइन कैसे करूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। तो सिंपल, ओल्ड रेशियो में से अगर आप माइनस कर दोगे न्यू रेशियो को तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। और अगर आप गेनिंग निकालना चाहते हो तो न्यू में से ओल्ड माइनस करना, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको
न्यू में से ओल्ड माइनस करना पड़ेगा। पहले इसको इसके बारे में कुछ लिख देता हूं, नहीं तो फिर एक चीज इसके बारे में एक चीज ध्यान देनी है। देखो दोस्त, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाने से अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आता है, तो उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा, तो उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा। मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और अगर आपका आंसर इस फॉर्मूले से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, अगर आपका आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उस पार्टनर को गेन हुआ है, उस पार्टनर को क्या हुआ है, गेन हुआ है। ये बात ध्यान देनी है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू में से ओल्ड माइनस करना पड़ेगा। अगर आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो अगर आपका आता है तो ये दोनों पॉइंट आपको एज इट इज उतारनी है। पहला पॉइंट जब आप एज इट इज उतारोगे तो उसमें लिखना, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो पार्टनर ने गेन करा है। बस ये चेंज करके अब आपका जो आंसर आएगा वो गेनिंग बन जाएगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरा जो पॉजिटिव आंसर है वो गेन पार्टनर होगा। और सैक्रिफाइसिंग कर ऐसा दिखा रहा हूं, ये वाला इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो उस पार्टनर ने क्या करा है दोस्त, उस पार्टनर ने गेन की जगह बस अब सैक्रिफाइस हो जाएगा। लिख लेना पूरी लाइन ये, ठीक है सर। सिंपल सी चीज है, आप मेरी बात समझो। ऊपर के एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। ये समझ नहीं आया सर, इससे आंसर पॉजिटिव है। देखो ए ने सैक्रिफाइस करा, दोबारा निकालते हैं सर, रेशियो से लेंगे। यहां पर रेशियो से क्यों लेंगे, रेशियो से लेने से ये होगा कि आपको दो दो बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। रेशियो लेने से पता, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम, सिंपल। पहले मैंने करने का प्रोसीजर क्या था मेरा, आप खुद देखो कितना लॉन्ग प्रोसीजर था। लॉन्ग प्रोसीजर क्या, पहले मेरे को ओल्ड शेयर दे रखे थे, प्रॉफिट गिवन था, तो मैंने पहले प्रॉफिट का हिस्सा निकाला, दोनों का कैलकुलेट करा, फिर मेरा न्यू शेयर के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करा, और फिर जाकर मैंने कंपेयर करके माइनस करा, यही करा ना। अब आप अगर रेशियो को डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आपका निकल जाएगा सीधा अमाउंट। कैसे, एग्जाम्पल, सेम अब एग्जाम्पल लेते हैं और डायरेक्टली रेशियो अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली रेशियो अप्लाई करने से ये होगा कि हम मैथ लगा रहे हैं और हमें लॉन्ग प्रोसेस ना कर शॉर्ट प्रोसेस से आंसर आ जाएगा, बस यही होता है बस। बाकी आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। मान लो आपका पास ओल्ड रेशियो गिवन है A/B का 3:2 और न्यू रेशियो जो गिवन है A/B का वो 1:1, ये ओल्ड और न्यू। प्रॉफिट मुझे होता है 50,000 रुपए का। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, पर इस बार जो क्वेश्चन निकालूंगा वो किस हिसाब से निकालूंगा, इस बार जो क्वेश्चन निकालूंगा वो फॉर्मूले से निकालूंगा। तो अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस इजिकल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, ओल्ड माइनस न्यू, यही है ना फॉर्मूला सिखाया था अभी आपको। अच्छा बताओ, ए के हिस्से का क्या आ जाएगा, ए का हिस्सा अगर निकालोगे तो ए का ओल्ड क्या है, ये आपका ओल्ड है ए का, ये आपका न्यू है, तो 3/5 ए का ओल्ड हो गया माइनस, और 1/5 ए का न्यू हो गया, सॉरी 1/2 ए का न्यू हो गया। 3/5 एक का ओल्ड हो गया और 1/2 एक का न्यू। ऐसे करने से क्या हुआ, हमने रेशियो को माइनस कर दिया। जब हम रेशियो को माइनस कर, जो आंसर आएगा वो हमारा सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा डायरेक्ट। और अगर मैं सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और इससे अगर मेरा आंसर जो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो क्या है मेरा, वो मेरा सैक्रिफाइस पार्टनर है। देखो सॉल्व करना जरा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 2 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 5, 5 बन जा 5, है ना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, 2 को 3 से 6 आया, 5 को 1 से आया 1/10, और 1/10 आया मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो ये ए पार्टनर सैक्रिफाइस करा, ये मतलब हुआ। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब मैं बी का ही निकाल रहा हूं, पर बी का निकालने के लिए मुझे गेनिंग रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा, पर नहीं,
मैं सेक्रीफाइसिंग से भी बता सकता हूं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ये वाला चीज बता रहा था ऊपर में कि बी का निकाल के दिखाता हूं आपको। बी का ये रहा 2/5, ठीक है, 2/5 और 1/5। तो बी का जो रेशियो है 2/5 ओल्ड है और बी का रेशियो 1/2 न्यू है। सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 1 जा माइनस का 5। तो आप देखो 4 में से एक जाएंगे तो -1/10, और माइनस के लिए आपको ब्रैकेट लगाना होता है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग वाला रेशियो लगा रहे हो, वो फॉर्मूला लगा रहे हो, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आंसर का मतलब है कि ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाने के बाद अगर रेशियो में आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाला जो आंसर आया उस पार्टनर, वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। वो पार्टनर क्या कर रहा है? गेनिंग पार्टनर है। समझ में आया? डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अगर आप गेनिंग वाला फॉर्मूला यूज करते, गेनिंग रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करते, और आपसे पूछता भाई गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, तो आप कहते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस बार आप उल्टा करते फॉर्मूले को, न्यू माइनस ओल्ड। और गेनिंग रेशियो निकालकर अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो वो गेनिंग पार्टनर है। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो क्या है। जो सा फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर वो आंसर, जिस फॉर्मूला लगाने के बाद अंदर अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया, अगर आंसर पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, अगर नेगेटिव तो गेनिंग, उल्टा। और अगर आप गेनिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो गेनिंग वाले फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आप किसी पार्टनर का जो रेशियो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो गेनिंग पार्टनर है, और किसी पार्टनर का रेशियो अगर नेगेटिव आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग है। बस इतना सा समझो, इतना सा समझिए आप। जो सा फॉर्मूला लगाओगे उस फॉर्मूले के आंसर लगाने के बाद जो आंसर पॉजिटिव आएगा वो उस फॉर्मूले का माना जाएगा गेनिंग, और उसका अपोजिट माना जाएगा सैक्रिफाइसिंग। ए का न्यू रेशियो क्या था? 1/2, और ओल्ड रेशियो क्या था? 3/2। और बी का न्यू रेशियो क्या था? 1/2, और ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। ये 5 होगा। ये था ना, उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6। तो इस बार ये आया 1/10। ये क्या आया? 1/10। तो अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और आंसर नेगेटिव है तो सैक्रिफाइस होगा, अगर गेनिंग रेशियो निकालने से आंसर पॉजिटिव आया तो गेनिंग होगा। ये आपके पास 10 आया, 5 1 जा 5 उधर भेजेंगे और 2 2 जा 4 इधर भेजेंगे 4। ये आपके पॉजिटिव आंसर आया। तो बस आंसर दोनों से सेम आएगा, बस फर्क है जौन सा फॉर्मूला लगाओगे उस फॉर्मूले का अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो गेनिंग होगा। गेनिंग फॉर्मूला लगा रहा हूं, आंसर पॉजिटिव तो गेन है, और अगर आंसर नेगेटिव है तो सैक्रिफाइस है। बस आंसर देखो, पहले भी सैक्रिफाइस आ रहा था ये, और अभी भी सैक्रिफाइस आ रहा था। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था तो प्लस वाला पॉजिटिव वाला सैक्रिफाइस होगा, और गेनिंग रेशियो जो निकालूंगा तो पॉजिटिव वाला गेन होगा और नेगेटिव वाला सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? और इस तरीके से हमारा जो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वो कंप्लीट हो गया। ये कौन सा भी खत्म, ये कौन सा खत्म होगा। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल आपको करना है। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जोन सा फॉर्मूला लगाओगे, अगर पॉजिटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया और आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। और अगर गेनिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आया तो गेन और उल्टा नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। ठीक, सामने देखेंगे दोस्तों, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इनका इक्वली था। अब इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा कि अब एक्स वाई जेड की रेशियो जो होगा वो 5:3:2 होगा। फाइंड करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, फाइंड करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। सैक्रिफाइस एंड गेनिंग, गेन पार्टनर। और आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, बार बार दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। या तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाओ या गेनिंग, दोनों से एक ही निकल जाता है ना। दोनों पर एक कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस कितना करा और गेन कितना करा है। तो ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखाए जल्दी से, अभी इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और बताइए मुझे कि हमारा जो गेनिंग पार्टनर है वो कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, और उनकी रेशियो के साथ। अच्छा अच्छा, एक चीज रुक जाओ, एक चीज रुक जाओ। जो मेरा 1/10 और 1/10 आया था ना, अब 50,000 रुपए का अगर आप देखेंगे, अच्छा इसके अंदर मुझे अब देखेंगे तो 1/10 जब आप 50,000 पर अप्लाई करोगे ना, देखो ये 50,000 आपका प्रॉफिट था ना,
अब अगर आप डायरेक्टली पता अप्लाई करोगे 1/10, तो 1/10 50,000 का 1/10 कितना होगा 5,000, तो पता चल जाएगा दोनों का 1/10 है, दोनों का 5,000 आएगा। 50,000 में से पता चल जाएगा कि ए ने 5,000 सेक्रीफाइस करे और बी ने 5,000 गेन करे, डायरेक्टली पता चल जाएगा। हमको वो द्वारा डिफरेंस इतना बड़ा शॉर्ट मेथड करना जरूरत पड़ेगा। डायरेक्टली 1/10 लगाकर 50,000 का 1/10 निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा और हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ए ने 5,000 को सेक्रीफाइस कराया और बी ने 5,000 को गेन कराया। समझ में आया? ठीक है, अभी इसमें आगे चर्चा और करनी है, पर अभी आज की क्लास में आधा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा सा स्लो चलेंगे, अगली क्लास से थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ जल्दी से गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करो, जल्दी से निकाल के दिखाइए। पहले ओल्ड रेशियो था 1:1:1 और न्यू रेशियो है 5:3:2। जल्दी से निकालेंगे, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, सैक्रिफाइसिंग वाला लगा लो, गेनिंग वाला लगा लो, पता है आपको, पॉजिटिव आंसर आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन। जल्दी से करेंगे और मुझे बताएंगे। निकाल लिया दोस्तों, आपने निकाल लिया होगा, तो अब मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो ए का शेयर निकालेंगे, मैं लगा रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला, तो ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। तो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो गेन। तो ए का शेयर पहले क्या था, एक होना है एक्स है, एक्स का शेयर बता दो। एक्स का ओल्ड शेयर है 1/3 है ना, 3 रेशियो है, 3 पार्टनर है, 1:1:1 है तो 1/3 हो गया, और इसका न्यू जो है वो 5/10 हो गया। पहले का एक्स का 5/10 निकालो जल्दी से, ये आ गया 30, 10 उधर चले गया और -15 आ गया, तो -5/30। -5/30 को थोड़ा ऑल सॉल्व कर सकते हैं, 5 चलो बाद में करेंगे, इसको डिवाइड माइनस कर दो क्योंकि नेगेटिव आंसर है, 10 में से 15 जाएंगे नेगेटिव, तो मतलब जो एक्स पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है, इसको गेन हुआ है क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, मैंने फॉर्म लगाया सैक्रिफाइसिंग का, है ना। वाई का बताओ, वाई का शेयर क्या होगा भाई, 1/3 इसका रहेगा और ये आएगा 3/10, मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 10 उधर भेज देंगे और -3 या 9 इधर आएगा, तो ये 10 में से 9 का 1/30 बचा, ये पॉजिटिव आया आंसर, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। आंसर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग। और जेड का शेयर निकालो, तो जेड का शेयर आपके पास 1/3 है, 5:3:2/10 हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 10, 30, 10 उधर चले जाएगा और इधर आ जाएगा 6, तो यह आ गया 4/30, ये भी सैक्रिफाइसिंग है। ठीक है, और 5/30 देखो 4 और 1 5, तो y 4/130 हिस्सा बेच रहा है। अगर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट मेरा 3 लाख रुपए का है, जस्ट अज्यूम कि अगर प्रॉफिट मेरा 3 लाख का होता, प्रॉफिट मेरा कितने का होता 3 लाख का होता, तो मुझे बताओ कौन कितना। पहले तो बताओ गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स हमारा गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, एक्स को गेन हुआ कितने से बता देता हूं अभी। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, वाई हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जेड हमारा सैक्रिफाइस, और दोनों ने जो सैक्रिफाइस करा उतना अमाउंट का गेन एक्स को होगा। देखो ना 1/30 और 4/30 मिलाकर कितना हो गया 5/30, और 1/30 मतलब 3 लाख का एक 1/30 निकालो, 3 लाख का डिवाइड करेंगे 30 से, ये आ गया 10,000। तो ए ने सैक्रिफाइस करा, इसने करा 10,000, ये कैसे निकाला 3 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट है, 130 करेंगे तो 10,000 का सैक्रिफाइस करा है वाई ने, और 430 करेंगे तो 40,000 का सैक्रिफाइस करा है जेड ने, और इसने 5/30 का करेंगे तो 50,000 का गेन करा है एक्स ने। तो इसने गेन करा है 50,000 रुपए का, इसने करा है 10,000 रुपए का सैक्रिफाइस, इसने करा है 40,000 का सैक्रिफाइस, और इस तरीके से आपका निकल आया एक्स, वाई और जेड। दोस्तों आज की क्लास को मैं इतना ही समाप्त करूंगा। अगली क्लास में मुझे अभी गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग खत्म नहीं हुआ, इसमें एक पॉइंट और है जो सिखाना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गुडविल भी सिखाऊंगा दोस्त। तो चलती रहेगी ऐसी क्लास, अब ये मत सोचो कि क्लास कितनी लग रही है, बस चलन दो। ये देखो टॉपिक कितना खत्म हो रहा है, तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इसको खत्म नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें एक मुझे फर्दर पॉइंट और सिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फर्दर पॉइंट इसको थोड़ा आप रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास। जब भी कोई क्लास देखते हो, नेक्स्ट क्लास देखते हो, तो आप उससे पहले एक बार ये रिवाइज कर लेना, बस आपको सारा पॉइंट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।